हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब वक्त आ चुका है क्लास 10th सोशल साइंस के सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का। तैयारी हमने पूरे जोरों शोरों से की। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चारों ही सब्जेक्ट स्ट्रीम्स को बहुत थरली रिवाइज किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। पूरे कंप्लीशन के बाद अब हम आते हैं अपनी फिनिशिंग पर, और वो फिनिशिंग आती है जब आप पेपर पैटर्न के जैसा बिल्कुल सिमिलर पेपर सॉल्व करते हो, और वो है सैम्पल पेपर। सो चिल्ड्रन, फॉर बोथ क्लास 10th 25-26 दिस इज द सैम्पल पेपर फॉर सोशल साइंस। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस की आदत डाल लो। जब पता चल जाएगा अच्छा ऐसे ही आते हैं, तो एग्जाम के वक्त क्या है, बहुत जल्दी पढ़ पाओगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। एक एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ना। 38 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, 4 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन 20 मार्क्स का है, जिसमें आपको एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। वेरी शॉर्ट का मार्क्स क्या है, आपको वर्ड बैंड क्या रखना है, शॉर्ट आंसर टाइप के केस में मार्क्स क्या है, वर्ड बैंड क्या रखना है, लॉन्ग आंसर टाइप्स के केस में मार्क्स क्या है, वर्ड बैंड क्या रखना है। केस बेस्ड क्वेश्चन जो है उसमें किसी भी क्वेश्चन में 100 वर्ड लिमिट को हमें क्रॉस करना नहीं है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। ये सारी चीजें ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस के बीच में काफी चॉइसेस दी गई हैं। ओवरऑल पूरे सेक्शंस में ऐसी कोई चॉइस नहीं है, लेकिन यस, अंडर देम इंटरनल चॉइसेस हमें मिली हैं। और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना मत, या देखना वो जिसके लिए है उसी को करने दीजिएगा। चलिए, अब ये पढ़ने के बाद जब हमने थरली अपने सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको क्लियरली पढ़ लिया है, तो अब शुरू करते हैं। द काउंटडाउन बिगिंस विथ हिस्ट्री, द सेक्शन ए ऑफ द पेपर विच कैरीज 20 मार्क्स फॉर यू। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, what helped in colonization of Asian and African countries? Identify the correct statement. सवाल पूछ रहा है कि एशियन और अफ्रीकन कंट्री के कॉलोनाइजेशन में किस चीज ने मदद की थी। कि बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, ढंग से समझ लोगे तो आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। अब वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स हियर। इंटरगवर्नमेंटल पॉलिसीज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, governmental invite to mother countries for expansion, technology investment and improvement in transport, capitalist of these regions wanted trade with colonial powers. अब देखिए, जब भी हम कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की, तो सीधी सीधी ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो गवर्नमेंट है मदर कंट्रीज की, वो एक्सपेंशन चाहती है। तो मुझे इनमें से सबसे प्रोमिनेंट जो है ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है, क्योंकि पर्टिकुलरली कॉलोनाइजेशन की बात हो रही है। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए और आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? हिंदू, केसरी, सुधारक, प्रताप। द न्यूज़पेपर वाज केसरी। हमें याद है वर्नाक्युलर प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत ये जो लाइन है या इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन है, जिसके लिए बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट भी किया गया था, बिकॉज ही रोट सिंपैथी लेटर, राइट। चलिए, अब look at the picture given below. Identify the name of the painter of this painting from the following options. अगर आपने हमारा पिक्चर बेस्ड सेशन बहुत ध्यान से देखा हो, तो पिक्चर बेस्ड सेशन में ये पिक्चर डाली गई है, राइट, और इस पर सवाल भी बनाया गया है। तो हम सब ऑलरेडी जानते हैं, अगर हमने पिक्चर बेस्ड सेशन देखा है, देखिए सैम्पल पेपर में ही उसमें से एक क्वेश्चन आ गया। अगर हमने ध्यान से देखा है तो यस, वी नो द आंसर। द पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग पर्टिकुलरली इज राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा की ये पेंटिंग है। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब इनके होने के क्रम के हिसाब से, इनके सीक्वेंस से। चलिए, प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आगे पढ़ लेते हैं और क्या है। मार्टिन लूथर्स राइटिंग लेड टू द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। मिनोकियो रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल। जोआन गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। तो मुझे सबसे पहले लगता है जोआन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया, मैकेनिकल प्रिंटिंग की शुरुआत करी। फिर दूसरा,
मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लेकर आए बाय प्रिंटिंग 95 थीसिस। तीसरा, मिनोकियो, ही रीइंटरप्रेटेड द बाइबल्स मैसेज, राइट, जिसके लिए ही वाज बीन हॉल्ड आल्सो, एग्जीक्यूटेड आल्सो। फिर आता है फोर्थ, प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द इनिशियलाइजेशन ऑफ एनीथिंग व्हिच हैपेंड, और वहां से एनलाइटेड थिंकर्स का आइडिया, और प्रिंट तो बाद में आया, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो थॉट प्रोसेस से एनलाइटेड थिंकर्स की किताबों से डेवलप हुआ। लेकिन बेटा वो प्रिंटेड थी नहीं थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिकल प्रिंटिंग के कॉन्फ्लुएंस में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रहे हैं। और अगर आप किताब एनसीईआरटी को भी अपनी किताब, मेजर किताब तो हमारी एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी को अगर हम मद्देनजर रखते हुए देखते हैं तो ये जो सब टॉपिक है वो भी प्रिंट कल्चर में बाद में ही आ रहा है। सो लेट अस सी द ऑप्शंस व्हिच आर वेरी करेक्ट। मुझे लग रहा है 4, then 2, then 3 and 1, which is the last option, D मुझे सबसे सही ऑप्शन लग रहा है। चलिए देखते हैं। Yes it is, very good, we've scored good। हमारे सारे MCQs हिस्ट्री के हमने कवर कर लिए हैं। Mention any 2 advantages of silk route in the pre-modern period। अब ये आता है क्वेश्चन मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड से कि सिल्क रूट का प्री कॉलोनियल पीरियड में क्या हमारे लिए एक डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस था। तो देखिए सबसे मेजर ट्रेड ही इसी से चलता था, और क्योंकि ट्रेड चला करता था और उस वक्त पे वी डिड नॉट हैड बेटर ट्रांसपोर्ट एंड बेटर कम्युनिकेशन, सो पीपल यूज्ड टू घर से निकलते थे और सोचते थे कि यार 6 महीने साल भर वापस नहीं लौटेंगे, धीरे धीरे ट्रैवल करते थे, एक एक हिस्सा कवर करते हुए चलते थे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना मार्को पोलो का, ले लो, राइट। मार्को पोलो जो एक इटालियन थे, उन्होंने सिल्क रूट से बहुत कुछ सीखी। चाइना में प्रिंटिंग लेकर गए वो सिल्क रूट के जरिए, राइट। तो आप देखो सिल्क रूट का प्री मॉडर्न पीरियड में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, राइट। एक बहुत सारे सामान जाते थे, प्रेशियस मेटल्स जाता था, रिलीजन ट्रैवल करता था, रेसिपीज ट्रैवल करती थी, आपने ये भी मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में पढ़ा है, फूड ट्रैवल करता था। आप कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हो, सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स पुट अप करने हैं, राइट। देन यू हैव how was the social and political situation of India affected in the World War First। और इसी के साथ चॉइस का क्वेश्चन है how did the Indian merchants and industrialists relate themselves to CDM। सबसे पहले वॉर की पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन की बात करते हैं। These 2 questions are from nationalism in India। ध्यान दो, देखो nationalism in India से ही आपको चॉइस दे दी। अब क्या है, आप जब सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करते हो तो हमें बहुत अच्छे से याद है कि वॉर की वजह से इंडिया में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, इनकम टैक्स नाम का एक नया टैक्स ऐड कर दिया गया था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल रहा था, उस समय पे मामला बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था, इंडिया से बहुत सारे सामान जा रहे थे, बहुत सारे गुड्स जा रहे थे। तो देखिए बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड डिफेंस एक्सपेंडिचर देयर वर एन नंबर ऑफ टैक्सेस जो लगा दिए गए थे और एक नया टैक्स लागू कर दिया गया था विच इज इनकम टैक्स। फिर आते हैं इस समय पर बहुत एक्सट्रीम हार्डशिप देखी गई क्योंकि हमारे जो प्राइजेस थे प्रोडक्ट्स के वो द वॉर ईयर्स की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वॉर में सामान जा रहा था तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से हमारे लिए चीज़ें महंगी हो गई थी। बिकॉज वी वर इनडायरेक्टली अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, डायरेक्टली तो नहीं थे लेकिन हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, क्रॉप फेल कर रहे थे, मतलब सिविलियंस को भी कॉल किया जा रहा था कि सोल्जर्स की तरह आओ और काम करो। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल रहा था। आप इनमें से कोई भी रेलेवेंट 3 पॉइंट्स डालोगे, हमेशा ध्यान रखना मार्किंग स्कीम को देखना, उसके हिसाब से ही वर्ड लिमिट फ्रेम करना है, राइट। फिर और में हमारे पास क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन था किस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है और जो पेजेंट्स है वो किस तरीके से इंडियन, और में जो क्वेश्चन है वो बताता है कि किस तरीके से इंडियन मर्चेंट्स जो हैं और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो किस तरीके से अटैच हो रहे थे, किस तरीके से दे वर गेटिंग कनेक्टेड टू CDM, राइट। तो कैसे कनेक्ट हो रहे थे, सबसे पहले देखो कि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते थे। बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए कॉलोनियलिज्म पॉलिसीज के तो उनको खिलाफ जाना था क्योंकि कॉलोनियल अपना सामान बेचना चाह रहा था, ब्रिटेन अपना सामान बेचना चाह रहा था और हम स्वदेशी चाह रहे थे, तो इनसे अग्रीमेंट वाला स्टेट तो आ ही गया था।
They wanted protection against import of foreign goods and rupee sterling value. ये जो foreign exchange में जो हमारी value थी वो एक बेहतर value हो, हमें prices सही मिले, ये सब चाहते थे. They organized a business interest. They formed the Indian Industrial, जो proper Indian Chamber of Commerce था, इन्होंने वो establish किया ताकि 1927 में, ताकि ये अपने ट्रेड को और ज़्यादा फ्लॉरिश कर सके. और यही इनका एक तरीके से माध्यम था कि अगर कोई मास एगिटेशन आता है या कोई मास मूवमेंट आती है तो हमारी इन चीज़ों को सपोर्ट मिलेगा. यू नीड टू राइट एनी 3 पॉइंट्स, राइट. आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे बिजनेस पर्सन्स थे, पुरुषोत्तम दास जी हैं, GD बिरला साहब हैं, ये सब जो है इन्होंने CDM को बढ़ाने की कोशिश करी, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, राइट. मोस्ट बिजनेसमैन वांटेड टू फ्लॉरिश ट्रेड विदाउट एनी ऑफ द कंस्ट्रेंट. चलिए, highlight the various measures and practices that French revolutionaries introduced to create sense of collective belongingness. अब अगर हम है ना क्वेश्चन पढ़ के बुक के सब टॉपिक को रिकॉल कर पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है हमारा आंसर सही जा रहा है. अब जब कलेक्टिव बिलोंगलीनेस, जबकि कलेक्टिव बिलोंगलीनेस आप देखो यूरोप में एलेगरी से लोग दिमाग लगा लेंगे, राइट. आप कलेक्टिव बिलोंगलीनेस हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर अटैच कर दिया गया फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज. तो आपको याद रखना इट इज फ्रांस एंड द आइडिया ऑफ नेशन. तो फ्रांस ने क्या क्या सिखाया. फिर यहाँ पर अगेन यू हैव एन ऑप्शनल क्वेश्चन विच इज अगेन फ्रॉम नेशनलिज्म इन यूरोप. तो ऑटो वन बिस्मार्क ने द मेकिंग ऑफ जर्मनी में उनका जो रोल है वो हाईलाइट करो, राइट. दोनों ही क्वेश्चंस यूरोप से हैं. सबसे पहला आइडिया ऑफ नेशन, राइट. फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन सब टॉपिक हमें पुट अप करना है कि फ्रांस ने हमें क्या क्या सिखाया, फ्रांस ने लोगों को सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगलीनेस लाने के लिए क्या क्या किया जो हमने सीखा बाद में और अप्लाई किया, राइट. तो सबसे पहले नेशनल फ्लैग का आइडिया, राइट. नेशनल एंथम का आइडिया, राइट. ला सिटियोने, राइट. वी आर द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस का आइडिया. ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें सिखाई हैं आपको फ्रांस ने. स्टैंडर्ड वेज, स्टैंडर्ड करेंसी, स्टैंडर्ड मेजरमेंट. अगेन बिकॉज इट इज अ 5 मार्कर इंट्रोडक्शन लाइन, अगेन पॉइंट्स एंड देन यू हैव टू कंक्लूड द आंसर, राइट. सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू स्टार्ट. ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसमें इंट्रोडक्टरी लाइन दोगे सबसे पहले, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. क्या क्या सिखाया, फादरलैंड, वी आर द सिटीजन्स, फ्रेंच फ्लैग, ट्राई कलर, राइट. सारी चीज़ें जो हैं आप पुट अप करोगे. नेशनल असेंबली का कॉन्सेप्ट हमने सीखा, किस तरीके से ओथ ली गई, कैसे कैसे नए नियम बनाए गए. आपने देखा था the natural and the rights which are going to be inalienated, मतलब आप उनसे वो अधिकार ले नहीं सकते, राइट. वो सारी चीज़ें, स्टैंडर्ड ऑफ द सिस्टम ऑफ वेट एंड करेंसी, सारी चीज़ें आपने जो जो फ्रांस से सीखी और फिर बाद में वो फॉलो हुई. Then the next question which is about Otto von Bismarck का रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. तो ऑटो वन बिस्मार्क साहब जो हैं वो ब्लड एंड आयरन मैन कहे जाते थे. ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है आपका. फिर उन्होंने प्रशियन किंग के साथ मिलकर 7 सालों में 3 वॉर लड़े, राइट. तीनों वॉर लड़ने के बाद दे फाइनली डिसाइडेड टू यूनिफाई जर्मनी. यूनिफिकेशन कहाँ हुआ, हॉल्स ऑफ मिरर में हुआ. सेरेमनी कहाँ पर हेल्ड आउट हुई. और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हेड जो हैं वो ऑटो वन बिस्मार्क बने और मोनार्की के हेड जो है वो प्रशियन किंग विलियम I डिक्लेयर कर दिए गए 1871 में. ये ईयर यूनिफिकेशन का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर डेट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है. फिर आते हैं, ये पूरा पॉइंट आप पॉइंट्स में लिखिए, 5 मार्कर है. अब आता है केस बेस्ड क्वेश्चन. द पोर्चुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका. तो पहली लाइन से ही समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो पैरा है ये ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर से लिया गया है. और ये वो पोर्चुगीज और स्पेन का जो लड़ाई चल रही थी और अमेरिका को, मतलब पोर्चुगीज और स्पेन जो है वो मिलकर अमेरिका को लेना चाहते थे अपने कंट्रोल में. और अमेरिका को इन्होंने कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका निकाला था. और वो तरीका कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी, कोई सुपीरियर फायर पावर नहीं था, राइट. द आयरिश पोटैटो फेमाइन नहीं था,
जबकि फैक्ट ये है कि सबसे पावरफुल वेपन जो था वो थे स्पेनिश कॉन्करर्स का, कि उन्होंने कोई मिलिट्री वेपन का इस्तेमाल नहीं करा, उन्होंने जर्म्स का इस्तेमाल करा। किसके? स्मॉल पॉक्स के जर्म्स का इस्तेमाल करा, क्योंकि अमेरिका जो है वो काफी समय से बहुत ज्यादा आइसोलेटेड रहा है और उनको स्मॉल पॉक्स की इम्यूनिटी नहीं थी, ये यूरोप को पता था। और फाइनली स्मॉल पॉक्स टर्न टू बी अ डेडली किलर फॉर देम, राइट। और फाइनली हमने ये देखा कि किस तरीके से इन्होंने गन्स का इस्तेमाल नहीं करा या किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करके सिंपल से जर्म्स का इस्तेमाल किया, दिमाग लगाया और इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कब्जा घोषित किया। सिटीज वर क्राउडेड एंड डेडली डिजीज वो वाइड स्प्रेड। तो देखो कैसे, जैसे हमारा कोविड में हालत कैसी हो गई थी, वैसी सोचो उस समय पर वहां पे हुई थी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वो कॉमन, लोग लड़ रहे थे, भाई जीना है, खाना है, रहना है, अब हर बात पे दंगे हो रहे हैं। रिलीजियस डिसेंटर्स वो persecuted, that thousands therefore fled from Europe for Africa, right? अच्छा, for America। अब ये कह रहे हैं भाई ये क्यों कर रहे थे? सबसे पहली चीज, ये जो पूरा बताया जा रहा है ना, ये बताया जा रहा है कि बहुत हजारों लोग यूरोप से अमेरिका जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी और बहुत ज्यादा गरीबी थी, राइट? तो बहुत ज्यादा गरीबी में जो नहीं जीना पा रहे हैं या नहीं जीना चाह रहे हैं, वो दे वांटेड टू शिफ्ट एंड दे वर वांटिंग टू गेट शिफ्टेड टू अमेरिका। और आपको पता है दे वर ऑल्सो सर्चिंग फॉर अ फेबल्ड सिटी विच वाज कॉल्ड एल डोराडो, राइट? तो इस तरीके से आप पहले क्लियर कर लो इसको कि हमें, अच्छा ठीक है, हमारे केस स्टडी ने ये बोला है। क्वेश्चंस देखते हैं। Name the most powerful weapon of Spanish conqueror. The most powerful weapon was not any bomb. It was not their military. It was actually germs. Right? बहुत सीधा सा आंसर है। देखो ज्यादा घुमाने फिराने की भी कोशिश नहीं की। अब तुम लाइन अटैच कर दो। Germs were the most powerful weapon of Spanish conquerors. Under the 19th century, what were common in Europe? What was common in Europe? Because the population was very high. So they had a lot of hunger, they had a lot of poverty. High population leads to all of these issues, right? Which diseases proved the deadly killer? So here, which disease proved to be the deadly killer? It was the disease called smallpox, which turned out to be the deadly killer. Now, who was a dissenter? अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। Somebody who's not listening, right? Dissenter, somebody who refuses to accept established beliefs and practices. जो established है मतलब सही है या गलत है, हम अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे, right? अभी बात हो रही है that it is something which is established, which is been कि हाँ ये प्रैक्टिस में होता है, ये एक बिलीफ है, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, लेकिन somebody who's not ready to follow it, right? He's a person who will say no, I will not follow it. Either you, I want logics. So he's a dissenter, right? Now, two places you have, now comes the map based question. Two places that you have to see on the map. The map will be given to you. Map आपको पेपर में दिया जाएगा, उसमें दो जगह मार्क है, A है और B है, और इन्होंने ना उस A और B का हिंट दे रखा है, राइट? अब आइडेंटिफाई देम एंड राइट द करेक्ट नेम्स ऑन द लाइंस ड्रॉन नियर देम। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920। अब देखो हमारे लोगों ने, हमारे पीपीटी मेकर्स ने आपके लिए आंसर ऑलरेडी लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं आएगा। क्वेश्चन में तो ऐसा आएगा, यू हैव टू, मैप दिखेगा आपको A एंड B, राइट? मैप अभी वैसे पीछे है, पर मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ साथ ही साथ, राइट? तो इस तरीके से अब यहाँ कुछ कैलकाटा होगा, यहाँ पर डांडी है ना? तो ये हो गया आपका A आ जाएगा, ये आ जाएगा B, है ना? थोड़ा मैंने गलत बना दिया, ऊपर आ जाएगा डांडी गुजरात में, बस मैं तो सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि ऐसा पेपर होगा। तो A मार्क किया हुआ है और ये लाइन आएगी, ये नहीं दिखेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दिस प्लेस इन 1920। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ठीक है, अच्छा ये वाला एरिया है तो कैलकाटा सेशन है, ठीक है? द प्लेस वेयर गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ। तो ये तो लाइन पढ़ते से मेरे को शायद भी देखना भी ना पड़ेगा, राइट? लाइन पढ़ते से ही मुझे पता है कि यस, द सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन एट डांडी, राइट? कैलकाटा, जिसमें डिस्कशन और फाइनली क्लियर हो गया दैट वी आर लॉन्चिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और फिर सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ डांडी में। तो यहाँ पर हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट है, सेक्शन ए जो है वो हो गया। बनाते वक्त आंसर लिखते वक्त एग्जाम में ध्यान रखना कि सेक्शन को इधर उधर ना करो, सेक्शन ए पूरा अटेम्प्ट करो और फिर सेक्शन बी पर आओ। अगर कुछ नहीं आता है तो जगह छोड़ दो, वो ज्यादा बेटर है रादर देन जम्बलिंग द क्वेश्चंस हियर एंड देयर। अब आता है सेक्शन बी, which is
ज्योग्राफी, अगेन इट स्टैंड्स फॉर 20 मार्क्स, हमें पता है 80 मार्क का पेपर है, 20 हिस्ट्री के हो गए, 20 ज्योग्राफी के हो गए, बाकी भी 20 कैरी करेंगे। अब सबसे पहले एमसीक्यूज आते हैं। आइडेंटिफाई द क्रॉप विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमें क्रॉप आइडेंटिफाई करनी है और ये इन्फॉर्मेशन दी है। इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर, ठीक है, खाना भी है और चारा भी है। ओके, it is a kharif crop which requires temperature of around 21 degrees centigrade to 27. Okay, it grows well in old alluvial soil, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा fertile नहीं लेकिन कम fertile भी नहीं। Use of modern inputs have contributed to increase the production of this crop, ठीक है। देखो यहाँ पर आ रहा है wheat, maize, rice and sugarcane। तो देखो सीधा सीधा है आंसर। मैं अगर बाकी डिटेल्स भी नहीं पढ़ रही ना और सिर्फ पहली लाइन पढ़ रही हूँ, फूड एंड फॉडर बोथ, दिस इज फूड क्रॉप, दिस इज फूड क्रॉप, दिस इज कैश क्रॉप, राइट, दिस टर्न्स आउट टू बी फूड एंड फॉडर बोथ। तो सीधा सीधा आंसर आ गया पहली लाइन से ही। मैं बाकी भी नहीं, अगर जनरल अपना IQ जगा के रखोगे तो आंसर्स पे बहुत जल्दी पहुंचोगे, राइट। Which of the following description of forest is not correct? चलिए देखते हैं। Reserve forest, reservation of more than half of forest, ठीक है। Protected forest, reservation 1/3, unclassed, reservation of forest under government, ठीक है। Permanent forest, reserved and unclassed forest for production of timber। अब देखो बेटा, अगर मुझे ये डेटा याद नहीं भी है इन केस कि भाई कितना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए गया, कितना अंडर गवर्नमेंट गया, पर मैं अगर इस लाइन को पढ़ूं तो क्या परमानेंट फॉरेस्ट इज समथिंग व्हिच यू हैव रिजर्व्ड, इट इज एन अनक्लास्ड फॉरेस्ट एंड यू हैव रिजर्व्ड इट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। तो ये तो सीधी कहीं से कहीं तक तथ्य सही है ही नहीं, और फाइंड तो हमें वही करना है ना, नॉट करेक्ट। तो नहीं है भैया ये सही, सीधे सीधे समझ, लाइन से ही समझ आ रहा है। चलिए फिर आता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, दिस इज माय फेवरेट काम। रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो अपने आप को बहुत जल्दी रिन्यू कर लेते हैं, सो समथिंग विच इज रेन्यूएबल, ठीक है, मुझे लग रहा है सामने ही है। देन यू हैव नॉन रेन्यूएबल, मतलब ए का इज 1, ओके। नॉन रेन्यूएबल तो मिनरल्स लग रहे हैं मुझे, है ना, इसका तो ये बैठेगा। मिनरल और फॉसिल फ्यूल तो टाइम लेता है। नेशनल रिसोर्सेज सामने सामने ही दिख रहा है, रोड्स, कैनाल्स एंड रेलवेज, दीज आर ऑल नेशनल रिसोर्सेज। Then comes international resources, then it is the last one, oceanic resource, right? देखें, A का है 1, B का है 4, C का है 3 and D का है 2. So that is option number C, I think. Yeah, let's go on. No, C कैसे? A, I think. Yes. आंसर इज करेक्ट। चलिए आगे आते हैं, यहां पर हमारे फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सजेस्ट एनी 2 ways टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। 2 तरीके बता दो भैया। अब सेम ही चैप्टर से आपका चॉइस आ गया। सजेस्ट एनी 2 ways टू इम्प्रूव द यूसेज ऑफ सोलर। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की बात कर दी, यहाँ पे भी, यहाँ पे कंजर्व करने की बात कर दी, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे 2 तरीके, कोई भी 2 पॉइंट्स डालो, लेकिन बात ये पते की रखना कि हमें इंट्रो लाइन डालनी है। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, कुछ भी करो, कॉशियस अप्रोच रखो, जुडिशियस अप्रोच रखो, राइट। ट्रांसपोर्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करो बजाय इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट के। जब भी बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके स्विचेस बंद करें, बहुत ज़रूरी चीज़, ठीक है। पावर सेविंग डिवाइसेस, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे मूव करो, राइट। कोई भी 2 पॉइंट्स डालने। फिर दूसरे वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल, भाई कम हुआ है तो फायदा उठाओ। यूज ऑफ एफिशिएंट सोलर पैनल, सब्सिडी भी तो देती है गवर्नमेंट, सब्सिडी देती है। राइजिंग अवेयरनेस अमंगस्ट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ईजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस, मुझे लगता है बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई भी 2 पॉइंट डालेंगे, लेकिन इंट्रो स्टेटमेंट के साथ। हाई फोटोवैटिक सेल्स का इस्तेमाल करो, बढ़िया, जो आजकल नए आ गए हैं, इससे बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लग रही। इंस्टॉलिंग सोलर पैनल की जगह शेड एरियाज में अपना इंस्टॉल न करा के और बहुत सारी चीज़ों पे शेयरिंग पे वो करो। फिर आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन खादर एंड भांगर। थोड़ा सा बच्चों को लगेगा कि मैम ये कहाँ पर आ गया,
राइट, ये तो है ही नहीं बुक में, लेकिन ध्यान दो जहाँ पे अलुवियल सॉइल है, राइट, अलुवियल सॉइल में खादर और भांगर ऑलरेडी मेंशन्ड है, और क्योंकि 9th में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है तो ये सवाल ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकते। खादर which is said to be the new alluvium deposit and this is old, so this is very fertile, this is comparatively less fertile, बहुत basic difference है, right? भांगर old है, खादर newer है, the most fertile, the most fine one. It is found away from the rivers and has higher concentration of कंकर, calcareous होता है, ये बहुत fine रहेगा, calcareous नहीं होगा. This is less fertile, this is comparatively more fertile. चलिए, manufacturing sector is considered as a backbone of general and economic development. Examine the statement. ये manufacturing industry से आ गई, और क्योंकि ऑप्शन सेम चैप्टर से ही आ रहा है और 5 मार्कर है, ये भी ध्यान देना. Examine मल्टी प्रोलॉन्ग्ड एस्पेक्ट्स ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर. मतलब किस तरीके से मल्टी प्रोलॉन्ग में आप देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन IT ने डेवलपमेंट ही दिया है आपको, तो आई थिंक इसमें बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स ही जाएंगे, राइट. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड बैकबोन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, क्योंकि कोई भी रॉ मटेरियल जो है जो प्राइमरी से आ रहा है, पहली बात तो आप उसको यूज़ कर रहे हो, उसको यूज़ करके जब आप एक फिनिश्ड गुड बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा रहे हो, राइट. तो आप एक तरीके से यहाँ पे सारे ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के जो जितने भी पॉइंट्स थे, बेनिफिट्स थे, वो भी डाल सकते हो. रीजनल डिस्पैरिटी को हटाता है, अनएम्प्लॉयमेंट हटाता है, सारे वही पॉइंट है. मैंने कहा पहले सब टॉपिक आइडेंटिफाई कर लो, तो ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, राइट. ये सीधे सीधे IT वाला जो पूरा पैराग्राफ है वो का वो है, राइट. आपको एग्जामिन करने को बोला भैया विमेन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है IT में, कौन सी जगह है जो डेवलपमेंट के लिए, बैंगलोर है कैपिटल है इलेक्ट्रॉनिक की, नोएडा, दिल्ली, इंदौर, लखनऊ, कोयम्बटूर ये भी डेवलप कर रहे हैं, 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं, पूरा का पूरा वो पैराग्राफ ही तो है. आइडेंटिफाई द सब टॉपिक द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम, right, that's the major part. Now how you, which 5 points, like BPO को बहुत बढ़ाया है, business process outsourcing को कौन से 5 पॉइंट आप डाल रहे हो वो आपके ऊपर है. आ जाते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन पे. नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO है, right, that mobilize tribal people, farmers, environmentalists and human right activities against Sardar Sarovar Dam. Water resources वाला पार्ट आ गया. Built across Narmada River in Gujarat. Yes, it originally focused on environmental issues related to trees that will be submerged under dam water. Recently it has refocused. अब देखो शुरू तो इस वजह से हुआ कि वहाँ की जो कम्युनिटीज थी वो डिस्प्लेस हो रही थी और उनको उससे समस्या थी, लेकिन बाद में और मुद्दे आ गए, राइट. Recently it has refocused the aim to enable poor citizens, especially the displaced one, outseas one, to get full rehabilitation facilities by the government. You need to give them. We are getting displaced and you can't give us a home. It was a place which was also carrying our livelihood. हमें रोजी रोटी भी दे रही थी, रहने को जगह भी दे रही थी, तो ऐसी जगह दो जहाँ पर हमें दोनों सुविधाएं मिले. People felt that their suffering would not be in vain, accepted the trauma of displacement, believing in the promise of irrigated fields and plentiful harvest. तो भाई डिस्प्लेस तो कर रहे हो, लेकिन इस बात का विश्वास था हमें कि हमें ऐसी जगह दोगे जहां हमारे लिए फर्टाइल लैंड भी होगा और रहने के लिए घर भी होगा. So often the survivors of Rihad told us that they accepted their suffering and sacrifice for the sake of their nation. उन्होंने कहा कि भाई हम डिस्प्लेस हो गए, हमने अपनी सफरिंग्स को एक्सेप्ट करा कि देश का भला हो रहा था, लेकिन हमें काफ़ी साल हो गए हैं. बट नाउ आफ्टर 30 bitter years of being adrift, we are adrift, their livelihood having even being more precious. अब बोले कि भाई हमारे लिए रोजी रोटी is more important, no? So that ways, are we the only ones chosen to make sacrifices for the nation? So they have a long question, right? S. Sharma quoted in the belly of river tribal conflict over development in Narmada Valley region. So we have questions now. With what objective Sardar Sarovar Dam was being built? Naturally, आपको advantages में से कुछ भी put करना है. Especially सरदार सरोवर डैम इलेक्ट्रिसिटी देगी, इंडस्ट्रियलिस्ट को डेवलपमेंट देगी, नेशन के लिए डेवलपमेंट होगा, राइट. वो सारी चीज़ें, इरिगेशन, वो सारी चीज़ें आप पुट अप करोगे, कैनाल्स निकाले जाएंगे, बहुत सारे फार्मर्स का डेवलपमेंट होगा, लेकिन जो बेचारे यहाँ से शिफ्ट हुए उनका क्या,
राइट, एनालाइज द रीजन ऑफ प्रोटेस्ट बाय द ट्राइबल्स। ट्राइबल्स चाहते हैं कि सिर्फ आपने हमसे वो जमीन ली है जो उपजाऊ थी, जिससे हम रोजी रोटी भी कमाते थे और रहते भी थे, तो सिर्फ घर मत दो, ऐसी जमीन दो जो आपने प्रॉमिस की है कि अगर हम अपनी जमीन सैक्रिफाइस करते हैं तो हमें प्लेंटीफुल अच्छी रिसोर्स मिलेगी, घर भी मिलेगा और खेत भी मिलेंगे ताकि हम काम कर सकें। राइट, चलिए, हाईलाइट द इश्यूज ऑन विच सेव नर्मदा मूवमेंट वर्कड ऑन। राइट, अब सेव नर्मदा मूवमेंट इज द मूवमेंट which was led by those tribals and various people who came together to help them against huge displacement। क्यों डिस्प्लेस कर रहे हो इतने लोगों को? एनवायरमेंट इशू की, डैम के जितने फायदे हैं अब तो डैम के उससे ज्यादा नुकसान हाईलाइट कर दिए गए हैं। लोगों की रिहैबिलिटेशन की डिमांड, ट्राइबल्स दे नॉट ओनली वांट हाउस बट दे आल्सो वांट गुड फील्ड्स फॉर देम सो दैट दे गेट देयर लाइवलीहुड बीन मैनेज्ड। टू प्रोवाइड ट्राइबल्स विद द सोर्स ऑफ इनकम, वो अटैच हो गया, मैंने वहीं लिख दिया। कोई भी आपको 2 पॉइंट डालने हैं। राइट, चलिए अब आते हैं आपके मैप स्किल्स को फिर से जज करते हैं। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग विद द सूटेबल सिंबल्स। अब यहाँ पर आंसर नहीं दिए गए हैं। हीराकुड हमें याद है उड़ीसा में है, ठीक है। अब आपको आंसर में भी लिखना और मार्क तो आपको ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल, लोकेट भी आपको करना है, लेबल भी आपको करना है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूपी में है और कोची पोर्ट इज इन केरला। राइट, तो देखते हैं आंसर्स। यस इट इज उड़ीसा, महाराष्ट्र, यूपी एंड केरला। ठीक है, परफेक्ट। तो चलिए अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 विच इज पॉलिटिकल साइंस। सिविक्स के सेक्शन पे आते हैं। अगेन इट कैरीज 20 मार्क्स। 60 मार्क का हम यहाँ पर ये करने के बाद पेपर कर चुके होंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, किसी भी सेक्शन के क्वेश्चंस को दूसरे सेक्शन में मत लिखना, नहीं आता है जगह छोड़ो। चलिए, consider the following statements regarding power sharing arrangements in Belgium and identify the incorrect one from the following। सीधा सीधा है, पावर शेयरिंग का है और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट मतलब अकोमोडेशन मॉडल से है। इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रसेल्स विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज, बिल्कुल सही बात है। ब्रसेल्स कैपिटल सिटी में भी दोनों को बराबरी का स्टैंड दिया गया। द स्टेट गवर्नमेंट शुड बी सबऑर्डिनेट टू द सेंटर गवर्नमेंट, ये मुझे लग रहा है गलत है। हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, विच वन इज इनकरेक्ट। राइट, क्योंकि जितना अकोमोडेशन मॉडल कहता है वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी अ सबऑर्डिनेट, इट विल जरूरत पड़ेगी तो सुनेगी भी, लेकिन इट इज नॉट अ सबऑर्डिनेट, इट हैज इट्स ओन ओपिनियन। फिर आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। यस, दे वर जर्मन्स, राइट, 1%। तो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही। आगे आते हैं। Which one of the following subjects come under legislation of center and state in India? अब देखो यहाँ पे घुमा दी बात, सीधे नहीं पूछा आपसे कि भैया कौन सा सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा है। आपसे क्या बोला, किसके लेजिस्लेचर में आ रहा है, सेंटर और स्टेट दोनों के लेजिस्लेचर में आ रहा है, तो दोनों मिलकर जो काम करते हैं वो सारे कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे गए हैं। लेट्स सी देम नाउ। एजुकेशन, फॉरेस्ट, बैंकिंग, ट्रेड। ओह, इट इज करेक्टली एजुकेशन, परफेक्टली एजुकेशन है। वी आर गोइंग गुड। चलिए, Which of the following statement is true regarding feminist movement? Gender, religion, caste से आ जाता है। feminist movement मतलब जो लोग एक ऐसा thought process लेके चल रहे हैं कि men and women have equal positioning. A group which favors giving more power to working women at rural and urban level? No, not more power, equal level. And why to only working women? To every women. A movement that believes in giving एक्सक्लूसिव राइट्स टू फीमेल इन अर्बन एरिया? नो, व्हाई? क्यों एक पर्टिकुलर सेक्शन को बार बार प्रमोट करने की बात की जा रही है? रैडिकल विमेन मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। वेरी ट्रू, मुझे अभी तो यही सही लग रहा है, आगे देखते हैं। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग अ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यू इन डिसीजन मेकिंग? नो प्लीज, इट इज ऑप्शन नंबर 3। वो व्यक्ति जो विमेन के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, वो आदमी हो या औरत, जो चाहते हैं कि बराबरी का सीन रहे, those are called feminist people and those movements are said to be feminist movements. चलिए, which one among the following pair is correctly matched? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, करेक्टली मैच कौन सा है। चलिए देखते हैं।
भारतीय जनता पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब क्योंकि करेक्टली है तो मुझे बहुत सही लग रहा है, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि बीजेपी जब भी कोलिशन बनाती है तो उस पार्टी को या उस इंस्टीट्यूशन, जो कोलिशन का जो ग्रुप बनता है, दैट इज कॉल्ड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फिर आते हैं कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट फ्रंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, रीजनल तो नहीं है भाई, है ना, ये भी नहीं है। मिजो नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, नहीं, बिल्कुल नहीं। द करेक्ट आंसर इज भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए आगे और आते हैं। देर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, दोनों को रीड करना है, बताना कौन सा सही है और क्या रीजन वैलिड है। चलिए देखते हैं। डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, बिल्कुल ट्रू। रीजन, democracies have regular, free and fair elections and decision making is based on norms and procedure, बिल्कुल सही है और मुझे लग रहा है बिल्कुल वैलिड एक्सप्लेनेशन भी है। दिस इज राइट, राइट बेटा, आंसर यही है। लेकिन ये थोड़ा सा नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि वो शायद फॉर्मेटिंग में कोई मिस्टेक है, बट द करेक्ट आंसर हियर इज दिस, ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए, which one of the following religion was protected and fostered by Sri Lanka in their constitution? तो श्रीलंका में फोस्टर किया जाता था भैया सिन्हाला को, सिन्हालीस को, और उनका धर्म था बुद्धिज्म। तो ये तो सीधा सीधा आंसर है बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म, राइट। चलिए, बुद्धिज्म। अब आगे आते हैं। मेंशन द प्रोविजंस दैट कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सेक्युलर कंट्री। तो चलिए देखो, 2 मार्क्स में है और अगर ध्यान दो, अगर ध्यान से, तो जेंडर, रिलीजन, कास्ट, रिलीजन में कम्युनलिज्म का सॉल्यूशन है कि इंडिया को सेक्युलर कर दिया गया है। और क्योंकि इंडिया सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर बनाए रखने के लिए भी कुछ चीजें लाई गई हैं और वो प्रोविजंस हैं कि एक, इंडिया का कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं होगा। दूसरी बात, इंडिया में हर धर्म को प्रैक्टिस, प्रोपगेट और प्रमोट करने के लिए चांसेस दिए जाएंगे, राइट। आप कोई भी लिख सकते हो, इंडिया गोज ऑन द पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरवेंशन ऑल्सो, वो भी आप मेंशन कर सकते हो, राइट। बट 2 ही डालने हैं ना पॉइंट्स। आगे आता है डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सबसे आसान, क्लास 9 से यही कर रहे हैं, 7-6 से भी यही कर रहे हैं। डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी का जो डिफरेंस है वो आप पुट अप करोगे, सारे फीचर्स देख लेना। इन डेमोक्रेसी मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड रूलर्स, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। इन डेमोक्रेसी वी हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वहाँ पर यू हैव लॉट ऑफ चीटिंग्स एंड माल प्रैक्टिसेस नॉन डेमोक्रेसी में। इन डेमोक्रेसी यू हैव 1 man 1 vote 1 value, बट देयर इट इज नॉट दैट वेज। तो ऐसे करके आप कोई भी 3 पॉइंट, 3 मार्कर्स, ध्यान दें, वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे हम, राइट। Any 3 points. Describe the role of political parties in India. अब ये political party chapter से आ गया, तो describe the role of political parties में हम functions डालेंगे, ठीक है, सीधे समझ आना चाहिए कौन सा सब टॉपिक। Describe the necessity or utility of political parties in democratic country. Again, necessity माने role, function, वही बात है। तो सारे functions, right? To contest elections, fine. To put forward the policies and programs, to make laws for the country, to shape public opinion, to form and run the government, right? Opposition party का काम, सारी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, मशीनरी को सही जगह पर रेलेवेंटली यूज करना। कोई भी 2-3 पॉइंट्स जो आपको लग रहे हैं, वो कोई भी 5 पॉइंट्स आपको उठाने, बिकॉज इट इज अ 5 mark क्वेश्चन, बट इंट्रोडक्टरी लाइन एंड कंक्लूसिव लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, फिर है उसी सेम क्वेश्चन में रोल की बात हो रही है, तो सबसे पहला रोल डाल दो कि भाई दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल टू रन एंड फॉर्म। उसी को थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके वही पॉइंट्स के इसमें पुट अप किए गए हैं। एनी 5 पॉइंट्स दैट यू टेक। नाउ दिस इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, पावर शेयरिंग का केस है भैया। Power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure group and movement group control or form. ये भी बता दें हम, forms of power sharing में pressure group और movement group, social groups वाला सीधा सीधा सब टॉपिक है, right? In a democracy, the citizens must have the freedom to choose various contenders of power. और आज की contemporary democracies में जो competition है political parties के बीच में, उनके फॉर्म थोड़े चेंज हुए हैं और कुछ कंपटीशन इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि पावर सिर्फ एक के हाथ में ना रहे, जैसे पहले सिर्फ कांग्रेस चलाती थी चीजों को, राइट। इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट ऑल्सो,
And when two or more parties have formed an alliance to contest elections, in their alliance is elected, they form a coalition government. तो देखो coalition और alliance का फर्क होता है. इलेक्शन के पहले अनाउंस कर दिया कि हम मिलकर साथ आ रहे हैं, so it's an alliance. लेकिन रिजल्ट के बाद अनाउंस करोगे, so you're a coalition. पर ये पूरा वही है ना, how political parties, how do social groups, how do movement groups, they share their power. ठीक है. डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट ग्रुप जो हैं, जैसे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, वर्कर्स, ये सब जो हैं, इन सबका भी शेयर होता है. क्योंकि अगर जैसे मैं टीचर हूँ, राइट, और अगर टीचर के लिए कोई ऐसा नॉर्म बना जो मुझे नहीं समझ आ रहा, कि प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई हो सकता, सो एंटायर टीचर्स एसोसिएशन, पूरा ग्रुप जो है उस बात के अगेंस्ट जाकर बात करेगा. Right, so we have power sharing is essential component of democracy. Give one example to prove the statement. आप देखो, power sharing is the very spirit of democracy. अब इसको आपको प्रूफ करना है विद एन एग्जाम्पल. तो सबसे आप ये बताओ, देखो यहाँ पर भी हमने एग्जाम्पल पुट अप नहीं करा है, क्योंकि एग्जाम्पल आप अपनी चॉइस का पुट अप करोगे कि किस तरीके से पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप सही एग्जाम्पल दो कि हमारे यहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ रहती हैं, और उन डाइवर्सिटी में से हमने ये भी देखा है कि सिख कम्युनिटी विच इज़ वेरी लेस इन नंबर, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर सिख कम्युनिटी से भी बने हैं. तो वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हम पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं. फिर हाउ इज अलायंस बिल्डिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग. देखो, अलायंस बिल्डिंग एक एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का, क्योंकि पार्टी ने इलेक्शन के पहले ही कह दिया कि मिलकर आते हैं, तो मिलकर आना ही तो पावर शेयरिंग है ना. चलिए, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट ग्रुप हेल्प इन कंट्रोलिंग और इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर इन पावर. तो कैसे हेल्प करते हैं ये तीनों सेटअप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट ग्रुप, ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं जो लोग पावर में हैं उनको. क्या होता है ना बेटा, जैसे आज कोई लीडर है और उस लीडर ने कोई गलत लॉ बना दिया, या कुछ ऐसा हो गया सोसाइटी में जिसको लेके लीडर ने एक्शन नहीं लिया, एक्सपेक्टेड था कि लेना चाहिए था, तो लोग कैंडल मार्च निकाल देते हैं. What is that candle march? Those people who've come together for a common interest and they're rebelling for it. So they're an interest group here. They're a pressure group here. और वो लंबे समय तक चल गया तो वो मूवमेंट ग्रुप है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर हुआ, तहरी डैम आंदोलन को लेकर हुआ, राइट. बहुत सारे मूवमेंट ग्रुप जो है, अब वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट को एक्शन लेना फिर पड़ जाता है, राइट. अब आता है हमारा लास्ट सेक्शन विच इज इकोनॉमिक्स एंड विच इज द इजीएस्ट सेक्शन, राइट. चलिए, अब बहुत बड़ा एक माइलस्टोन हम कवर कर चुके हैं, आगे आते हैं. ओके, रीड द फॉलोइंग डेटा एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट हैव अटेंड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन. देखो, अगर इस डेटा को बहुत ध्यान से देखो, मैं बोलती हूँ बार बार टॉपिक ढूंढो, तो ये डेटा है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का. ठीक है, अब ये पूरा डेटा दिया है हरियाणा, केरला और बिहार का. ठीक है, IMR भी दिया है, लिटरेसी रेट दिया है और अटेंडेंस रेशो दिया है, इनकम दी है. ठीक है, और ये सर्वे बताता है, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से ये सर्वे आया है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है विच स्टेट हैज अटेंड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन. कौन से स्कूल में सबसे ज़्यादा बच्चा जो जा रहा है उसी को एजुकेशन मिलेगी, जिसकी लिटरेसी सबसे ज़्यादा होगी, वो देख लो. केरला की लिटरेसी शानदार दिख रही है मुझे, केरला का अटेंडेंस रेशो भी शानदार दिख रहा है, तो आंसर तो फिर केरला ही है भैया, है ना. बोथ हरियाणा एंड केरला तो नहीं दिख रहे हैं मुझे. ठीक है, केरला क्लियर है. चलिए, रीड द फॉलोइंग डेटा एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन. ठीक है, अब ये भी देखो, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो अगेन ये इसी चैप्टर से है, डेवलपमेंट चैप्टर से. लिटरेसी रेट है रूरल पॉपुलेशन का, और लिटरेसी रेट है रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप दिस. ठीक है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल, परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज टू 10. ठीक है, अब गर्ल्स की बात हो रही है, राइट. तो यहाँ पर है अटेंडिंग स्कूल का, है ना, और गर्ल्स की बात हो रही है, तो सीधा आंसर आ गया 82. तो द करेक्ट आंसर इज 82, अगर हम फाइंड आउट करें कि कितने अटेंड कर रहे हैं. लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी आर नॉट अटेंडिंग. तो जो नॉट अटेंडिंग है, अगर हम 100 में से 82 को माइनस करते हैं तो 18% नॉन अटेंडिंग हमारे पास आ जाएगा. तो 18% जो है वो सीधे सीधे नॉन अटेंडिंग आ ही जाएगा. चलिए आगे आते हैं.
फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब इनमें से ऑड वन आउट निकालना है, ठीक है। टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर एंड पॉटरर, ये सब टर्शरी वाले हो गए, है ना। टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर, सारी सर्विसेज हो गई, ठीक है, टर्शरी हो गया। पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर, पुलिस कांस्टेबल, सर्विसेज हो गई। अब इंडियन रेलवेज, जेट एयरवेज, दूरदर्शन, मेट्रो, ये मेरे को ऑड वन आउट लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट देन। परफेक्ट। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स। सेक्टर और उसके क्राइटेरिया की बात हो रही है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जो है वो किस क्राइटेरिया पे बेस्ड है? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ सोशल एक्टिविटी, नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, या फिर नेचर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। सीधी सीधी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है ये, राइट। परफेक्ट। फिर आते हैं, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रोहन हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख, 5 लाख का भाई रोहन साहब ने लोन लिया है फ्रॉम द बैंक एट 12% इंटरेस्ट रेट। ही हैज टू सबमिट पेपर ऑफ न्यू हाउस एंड सैलरी रिकॉर्ड टू द बैंक, ठीक है। What is the process called? It is collateral. The correct answer here is collateral. चलिए, perfect. आगे आते हैं। Globalization has posed major challenge for, right, for big producers, for small producers, for rural poor people, none of these. Especially for small producers, I think, right? Yeah. चलिए, identify the correct statement about globalization. Removal of barrier by the government. Globalization के लिए correct statement find out करना है। Foreign companies are allowed to set up factories. हाँ, ये ठीक लग रहा है मुझे। Has enabled all companies to increase their investment. All companies तो नहीं होगा। Has lessened foreign investment and foreign trade. नहीं, globalization ने foreign investment और foreign trade तो बढ़ाया है, राइट और ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है। फिर भी रिमूवल ऑफ बैरियर सही है क्योंकि लिबरलाइजेशन के अंडर ही आता है एंड इट्स कंप्लीटली जीपीएल। तो ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट लग रहा है, विच स्टैंड्स टू बी इन ऑप्शन नंबर ए देन। वेरी करेक्ट, वेरी गुड। चलिए, इन व्हाट वेज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। ऑप्शन नंबर 2, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है ये, ऑप्शन नंबर 2, राइट। तो चलिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में गवर्नमेंट क्या कर रही है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए या क्या करना चाहिए। एक सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट को वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए, ग्रामीण और इजी लोन्स प्रोवाइड कराने चाहिए। हमारे फार्मर्स को बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ जो है वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू इक्विप कराने चाहिए कि वो सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, प्रोसेसिंग पर भी ध्यान दे, जैसे दाल मिल एस्टैब्लिश करना, वेयर हाउसेज बनाना, राइट। और इन सर्विसेज में इनकी जो एंट्री है, टर्शरी सेक्टर में इनकी जो एंट्री है वो शुरू कराना। आप कोई भी 2 पॉइंट्स जो हैं इनमें पुट अप करेंगे, राइट। चलिए, in what ways multinational corporation MNC different from other companies, explain with an example। तो MNC बाकी कंपनी से कैसे अलग है? एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो अपने बिजनेस प्रोसेसेस अलग अलग जगहों पर रन कर रही होती है जहां से उसको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, राइट। तो अपने कंप्लीटली अपने ऑपरेशंस जो है वो अलग अलग जगहों से लेकर काम कर रही होती है और बहुत सारे फैक्टर्स को इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए, टर्शरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स, जस्टिफाई। टर्शरी सेक्टर डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज पुट अप की जाती है। तो आप इसमें पहले बताओगे प्राइमरी नेचर रिलेटेड हो गया, सेकेंडरी प्रोडक्शन रिलेटेड हो गया और टर्शरी जो है वो कम्प्लीटली सर्विसेज रिलेटेड हो गया। अच्छा, दूसरा बताओगे कि डिफरेंट कैसे है, क्योंकि प्राइमरी में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, सेकेंडरी में है, टर्शरी में एम्प्लॉयमेंट कम है लेकिन जीडीपी ज़्यादा है और आज की तारीख में ये सेक्टर सबसे ग्रोइंग सेक्टर है। ये सारे पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द रूरल सोसाइटी, और हमारा जो और वाला है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ आरबीआई इन इंडियन इकोनॉमी। तो दोनों ही मनी एंड क्रेडिट से आ रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप करीबन 20 to 25 मेंबर्स जो है वो साथ में आकर अपना पैसा पुल अप करते हैं और किसी न किसी बिजनेस एक्टिविटी को शुरू करते हैं। ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा एक स्टेप है जो इंडिया में लिया गया है।
और दूसरी चीज़ ये भी करा गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अगर करीबन 2 साल बढ़िया काम कर लेते हैं तो हमारा बैंक जो है इन्हें ईजी लोन्स प्रोवाइड कराएगा। पहला तो ये हो गया। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ आरबीआई जो आएगा, आरबीआई देखो एक वॉच डॉग है सभी फॉर्मल सेक्टर इंस्टीट्यूशंस का, तो वो वॉच डॉग का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आरबीआई जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को अलग करता है। वो ध्यान देता है कि भाई बैंक को कितना पैसा मिल रहा है, कितने रिसीवर्स हैं, कितना लोन एक्सटेंड हो रहा है, उन लोन्स पर क्या ब्याज दर है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ब्याज दर होना चाहिए, हाउसिंग लोन का अलग होना चाहिए, एजुकेशन लोन का अलग होना चाहिए, सारे पैरामीटर्स आरबीआई देखता है। कोई भी 5 पॉइंट्स हम पुट अप करेंगे। चलिए बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पूरा जो एक पैटर्न भी क्लियर हो गया होगा सैम्पल पेपर के हेल्प से, क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो भी क्लियर हो गया और मेथडोलॉजी क्या है वो भी क्लियर हो गया। सो नाउ ऑल द बेस्ट, डू वेल एंड बी वेरी काम एंड कंपोज्ड। थैंक यू।